I want, sir, to conclude by saying this. पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया? राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। स्वागत है आपका आज की सबसे जबरदस्त उस लोकसभा की बहस जो कल आपने देखी। ऑपरेशन सिंदूर देश भर में गूंज रही है। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने की नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच की जो भिड़ंत देखने को मिली है, जहां अमित शाह जी ने कहा विदेश रिपोर्ट पर भरोसा अपने मंत्री पर नहीं, और जहां कांग्रेस नेता गोगोई पूछते हैं हमारी धरती से जुर्म को कैसे अंदर आने दिया। आज हम दिखाएंगे कौन किसने क्या ताबड़तोड़ बयान दिए, किसने तेज वार किया और किसने बेरोक टोक जवाब दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुरुआत करते हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, बड़े कद्दावर नेता है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आंतरिक या आतंकी हमला हुआ उस पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब दिया, और ये कोई जवाब में लिया गया फैसला नहीं बल्कि पाकिस्तान द्वारा आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर का सटीक वार था। भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। राजनाथ जी ने कहा अगर पाकिस्तान फिर से कोई गलत कदम उठाएगा तो ऑपरेशन फिर से शुरू किया जाएगा। दावा किया कि इस बार से पीओके और बहावलपुर में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर ये बात कही कि हमसे पूछा गया आप इस समय क्यों रुक गए, आप क्यों आगे क्यों नहीं बढ़े। ये सवाल वे पूछ रहे हैं जिन्होंने 26/11 के बाद लगा कि सबसे अच्छी कार्रवाई निष्क्रियता ही है। ये सवाल वो कर रहे हैं जिन्होंने कभी आतंकवाद पर कोई कठोर कदम नहीं लिया, बल्कि जब से एनडीए की सरकार है तब से आतंकवादी घटनाएं देश के बॉर्डर तक ही सीमित है और उनको करारा जवाब दे रहे हैं। कम से कम बनारस, दिल्ली, मुंबई जैसे हमले तो नहीं हो रहे, वैसे आतंकी घटनाएं तो नहीं हो रही। Some points were made by members of the opposition. I would like to respond to some of them. We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who after 26/11 felt that the best action was inaction. सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए विदेश मंत्री ने भारत आतंकवाद के विरोधी रूप में एक रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा सीमा पार आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बातचीत नहीं, सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत नहीं होगी बल्कि आतंकवाद का जवाब हम देते रहे, आगे भी देंगे। और उन्होंने कहा रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता, क्योंकि मित्रों पानी की बात आप समझ सकते हो। उस दौरान हमने पहले नदियों के पानी के रुख को रोकने और मुड़ने की बात की थी, और लगातार आपने बहुत सारे टीवी चैनल पर दो बातें देखी होंगी। एक तो सिंधु नदी के पानी को रोकना, और दूसरा हम बॉर्डर पार कहां तक पहुंच गए थे, कहां तक चीज बड़ी हेडलाइंस आपने देखी। So I want, sir, to conclude by saying this. The challenge of cross-border terrorism continues, but Operation Sindoor marks a new phase. There is now a new normal. The new normal has 5 points. 1, terrorists will not be treated as proxies. 2, cross-border terrorism will get an appropriate response. 3,
terror and talks are not possible together. There will only be talks on terror. 4, not yielding to nuclear blackmail. And finally, terror and good neighborliness cannot coexist. Blood and water cannot flow together. This is our position. So let me conclude, sir. अमित शाह का विराट प्रहार। बहस के दौरान अपोजिशन के व्यवधान को करने पर उन्होंने कहा कि विदेशों की रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन भारत के हमारे मंत्री के पर आप भरोसा नहीं करते। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर विपक्ष ऐसे ही चीखता और चिल्लाता रहा तो अगले 20 साल तक अपोजिशन में बैठे रहेंगे। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ये तो फिलहाल लगातार अमित शाह जी इस बात को कहते हैं, पहले भी कहते हैं भाई। अच्छा, जब चर्चा भी होती, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो तैयारी है, प्लानिंग, वो 2047 के बाद की बात करते हैं। इस पर गौरव गोगोई का आपने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देखी होगी। गौरव गोगोई के इस सदन में इस तरीके से लगातार 1-to-1 सरकार पर प्रहार ही नहीं करना, बल्कि कई बार तो ऐसा हुआ कि राजनाथ जी के सामने खड़े होकर के वो नोका टोकी भी किए और उन्होंने कहा क्यों नहीं किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 नागरिकों की जो मौत हुई, पूरे 100 दिन बाद भी सरकार अगर ये नहीं बता पाई कि आतंकी गए कहां या हैं कहां या सैनिक वर्दी पहनकर आए कैसे। देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे। आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था, क्यों नहीं था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे। प्रधानमंत्री पर तीखी टिप्पणी की निशाना बनाया, बोले प्रमुख नेता पहलगाम नहीं गए, बल्कि बिहार में चुनावी बाफड़ देकर लगातार उस दे रहे हैं। एक तरफ जहां देश सन्नाटे में था, दूसरी तरफ मोदी जी रैलियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। और राजनाथ सिंह जयशंकर के जवाब, ये सारे आरोप बेबुनियाद। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने ही सीज फायर की पेशकश की थी और जब नीति उद्देश्य पूरा हुआ तभी ऑपरेशन को रोका गया। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की आप देखिए, प्रणिति शिंदे, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मीडिया का तमाशा है। कितने आतंकवादी पकड़े, कितने विमानों को गिराया या कितने विमानों को नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था।
कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। वहीं एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले बोली, जब देश का सवाल आता है तो पहले देश, बाद में राज्य, उसके बाद पार्टी, फिर फैमिली या परिवार। We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली, पहले देश आता है। अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी, तेज तर्रार नेता। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं, अब वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे एलओबी का ही है भाई, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है, और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। ब्लीड इंडिया भी थे 1000 कट्स, लेकिन भारत की सेना 48 घंटे भी टिकने नहीं दी। वर्षों तक अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे, गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे, और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। रहीम खान एयरबेस पर भी नॉन फंक्शनल है। पूछो पाक से आलोचना की कि विपक्ष ने धर्म आधारित हत्या पर चुप्पी साधी। मौका मिले तो आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से पूछ लें कि भारतीय मिसाइलों ने कैसा कहर ढाया था। 2.5 महीने बाद भी रहीम खान एयरबेस पर आज बैलगाड़ी चलाने लायक भी नहीं बचे। वही ओवैसी, जब हम पाकिस्तान से पानी बंद कर रहे हैं, व्यापार बंद कर रहे हैं, तो क्रिकेट कैसे करोगे, क्रिकेट मैच कैसे? फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। मित्रों, ये प्रमुख नेताओं के बयान अगर आप एक एक कर बारीकी से सुनेंगे, और विपक्षी के नेताओं को, और खासकर सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से बड़ी अजीब सी बात है कि आपने देखा होगा पहलगाम के बाद विपक्षी दलों के साथ बैठक राजनाथ जी के साथ, और आज सदन का मोर्चा अगर देखा जाए तो राजनाथ जी ने पूरी तरीके से संभाल रखा है। क्योंकि राजनाथ जी उत्तर प्रदेश से हैं, देश के बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी गंभीरता को, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कार्यकाल उनका बहुत ही सराहनीय रहा। लेकिन उन बातों पर हम आज जरूर चर्चा खुलकर करेंगे, बताएंगे कि आप अगर बिंदुवार देखें कि राजनाथ जी के बयान, उस पर गोगोई का वार, और ये जो नौका झोंकी चली इसमें बीच बीच में माननीय गृह मंत्री
जी को खड़ा होकर के विपक्ष को रोकना पड़ा और जैसे को तैसा की बात करनी पड़ी। वहीं विदेश मंत्री, लेकिन इन सारी चीजों में एक बात जो मजे की है वो ये है कि सदन की कार्रवाई सबने देखी, सबने सुनी, सबने जानी, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जिससे राजनाथ जी ने ये बात कही कि हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते, हमारा अधिकार है, ये हमारा पहले से ही सिद्धांत रहा है। मित्रों, हम सब लोगों ने इसी सदन में ये देखा ठोक ठोक करके पीओ को लेंगे, तो विपक्ष ने ये कहां गलत कहा कि पीओ को लेने की इससे बेहतर मौका नहीं था, और क्यों नहीं लिया और क्यों नहीं लेंगे। अगर ये बात गोगोई कहते तो सवाल उन पे उठता है। बहुत सारे मौके कांग्रेस को भी आए थे, और कांग्रेस ने तो जब 90,000 से ज्यादा सैनिक सशस्त्र सरेंडर किए थे तो बहुत सारे मौके थे शिमला समझौता को लेकर के, तो अगर सवाल उठाते हैं तो सवाल आप पे भी उठता है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी 370 को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, पीओ को लेकर के जिस तरीके से मुखर रही है, इस बार वजह क्या है कि उन्होंने ये कहा कि हम आतंकवादी जो संगठनों की रिहाइश या आतंकवादी संगठनों को जहां ट्रेनिंग सेंटर दिया था, हम उन्हीं जगहों पर, और ये बात मिलिट्री, आप सोचिए अगर देश की सेना को आप चिन्हित कर देंगे कहां पर आपको वार करना है, तो मुझे लगता है उससे भारत का नुकसान होता है। चैनलों ने तो आपको देखिए कराची पहुंचा दिया था अगर उस दौरान की हेडिंग्स हम देखें, लेकिन सच्चाई ये है कि कल के जवाब में दो चीजें निकल के आएंगी दोस्तों। और एक जो बड़ी बात थी, बार बार लगभग 23 बार अब तक ट्रंप बोल चुके हैं कि हमने युद्ध विराम कराया और हमने युद्ध में दखल दी और हमने युद्ध रोका। इस पर भी कलई खुलती दिखी है कल के जवाब में जिन मुद्दों, और यही वजह है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी देश में हैं और देश के बाहर भी हैं, लेकिन सदन चाहता था कि वो अगर सदन को संबोधित करते और जवाब देते तो ज्यादा बेहतर होता। विपक्ष की रणनीति आप अखिलेश यादव को देख लीजिए। तो इस बार की सदन की कार्रवाई लोकसभा में खासकर पहलगाम मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके से सरकार को विपक्ष घेरता जा रहा है, विपक्ष में एकजुटता और वो गोलबंदी दिख रही है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने विगत 11 वर्षों में देखा कि सरकार ने विपक्ष को, क्योंकि एक समय वो भी था जब विपक्ष संख्या के आधार पर विपक्ष का कोई नेता नहीं हुआ करता था, और आपने सुना होगा अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार गोगोई की सरकार पर गंभीर आरोप, अनुराग ठाकुर की बहुत तीखी टिप्पणी, और ये बहस सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं थी, एक होशियार संदेश थी, सच्चाई चाहिए, टाइमिंग की बात कही। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे गौर से तो मित्रों, मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि आप इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें। मैं आपको सदन और सदन के बाहर की कार्रवाई और विपक्ष के मुद्दे के साथ में सरकार के एक्शन और सरकार ने कहां कौन सी भूल चूक के और किन पर सरकार पर किंतु परंतु रहता कोई प्रश्न, वो हम आपको बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तीखे पर आपको वो देते हैं सफाई और बताने का प्रयास भी करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में बहस, पक्ष और विपक्ष, ये दोनों लोकतंत्र के लिए उतने ही जरूरी जैसे एक गाड़ी के दो पहिए, एक इंसान के लिए दो पैर। मजे की बात यह है कि पहली बार 11 वर्षों में विपक्ष 20 पक्षों को घेरता दिखा है, और जब ऐसी स्थितियां होती है तो जनमानस के काम सरकार बेलगाम नहीं होती, जो कि विगत दिनों तो दिखता था और चर्चा में थी ये बात। हम कहें बल्कि पार्टी के अंदर भी लोग इस बात को कहा करते थे कि दो लोगों की सरकार है, दो ही लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन 240 सीटों और गठबंधन की सरकार ने मुझे लगता है शायद इस पे मजबूर किया, और भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि 2002 से चाहे प्रदेश सरकार गुजरात की रही हो, चाहे 14 से लेकर 24 को देश की सरकार रही हो, उसको चलाने में और अब चलाने में काफी अंतर दिख रहा। क्योंकि गठबंधन के दल के जो नेता हो उनके अपने मतभेद होते हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चाहे वो नायडू हो चाहे नीतीश जी सहमत नहीं होंगे। बिहार के चुनाव पर आपने कई बार इस सारी चीजों को देखा है। पुनः अगली डिबेट या अगली बहस या अगला मुद्दा मेरा जो होगा वो सदन पर ही होगा, सदन की कार्रवाई पर होगा, सरकार पर होगा, विपक्ष पर होगा, विपक्ष के वार पे होगा, सरकार के बचने पर होगा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि विपक्ष ने तीखे वार से सवालों के जरिए तथ्यों के आधार पर सरकार को कल सदन में घेर रखा था।
नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। धन्यवाद। और मित्रों, फिर आपसे एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरीके से विगत 2-3 महीने में आपका प्यार, आपका सहयोग मिल रहा, आगे मिलता रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ताकि हम तथ्यपरक खबरें आपके सामने ला सके।